हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सीएसआईपी मिथुन जायसवाल। बेटा जी, हम कर रहे हैं वन शॉट का एक धमाकेदार सीरीज, जिसके अंदर हमने अब तक ओसीएम के पेपर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 12 के सारे वन शॉट किए हुए। अगर आपने नहीं देखा हो तो उसको जरूर से चेकआउट करना। बहुत मस्त और बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग के साथ मैंने वन शॉट कवर अप किया हुआ है। अब हम क्या करने वाले हैं, बच्चों के कमेंट्स आए सर इकोनॉमिक्स से भी करवा दो, तो क्यों नहीं, चलो इकोनॉमिक्स के भी हम वन शॉट करवाते हैं। और मेरी आपको गारंटी कि अगर आपको चैप्टर आता हो ना तो भी एक बार, क्योंकि ये वन शॉट है, बहुत स्पीड से चलेगा, एक बार ये वन शॉट देखना, आपको लगेगा कि जो आपको आता था और अच्छे से आने में क्या फर्क होता है। आपको गैप महसूस होगा कि भाई ये कंसेप्ट जो मेरे को मालूम ही नहीं था, ये चीज तो मुझको मालूम ही नहीं थी। तो बेटा जी, आपको ये डेफिनेटली हेल्पफुल होगा आपके एग्जाम में। और मैं आपको बताता हूं, अगर आप सारे के सारे वन शॉट देखोगे ना, आपके मिनिमम 15 से 20 नंबर बढ़ सकते हैं मेरे सारे वन शॉट देखने से। तो देर किस बात की, आज अब हम शुरू करते हैं इकोनॉमिक का वन शॉट, पेपर चैप्टर नंबर 1 का शुरू करते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज मैं बता दूं, एग्जाम नजदीक आ रही है, आप पेपर लिखना मत छोड़ना बेटा, क्योंकि आपको खाली मेरे लेक्चर सुनने हैं, उसके साथ साथ किताबों को पढ़ना भी है और उसके साथ साथ रिटन प्रैक्टिस करनी है, वरना एग्जाम के अंदर आपके हाथ दुखेंगे, टाइम मैनेजमेंट नहीं होगा, स्ट्रेस मैनेजमेंट नहीं होगा। इसके लिए आप पेपर लिखो और आप गाला तो उसको रिफर कर सकते हो पेपर। और सर उसके सॉल्यूशन ढूंढने में बहुत टाइम जाता है, इसलिए हम नहीं करते। अरे रुक जाओ, मैंने ओसीएम और इकोनॉमिक्स के पूरे पीडीएफ दे दिए, आंसर पूरे ए से लेकर सेक्शन नंबर ई, पूरा एक पीडीएफ में आपको दे दिया है। तो अब किस बात की दे दी, सीधा उसको डाउनलोड करो, मेरे प्लेलिस्ट में जाओ, वहां पे आपको डाउनलोड मिल जाएगा, वहां पे उसको डाउनलोड कर सकते हो, उसकी प्रिंट आउट निकाल लो, हैंडी हो जाएगा, जब भी आप जहां चाहो वहां उसको पढ़ सकते हो। और रिटन प्रैक्टिस करो, साथ साथ अकाउंट्स और स्टेटिस्टिक्स के भी पूरे वो गाला सॉल्यूशन हमने अपलोड किया, तो उसको भी जरूर से चेकआउट करना। चलो, तो अब हम चलते हैं हमारे वन शॉट पेपर चैप्टर नंबर 1। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो हमारा। और आपको क्या करना, पूरा फोकस, पूरा काम साम सब छोड़ के इसके ऊपर फोकस करना है और पूरा ध्यान इसी के ऊपर होना चाहिए। चैप्टर नंबर 1, ग्राफ्स इन इकोनॉमिक। बेटा जी, सबसे पहले हम देखते हैं डायग्राम का मतलब क्या होता है। बेटा जी, डायग्राम का मतलब होता है, ये डायग्राम होता है रिप्रेजेंट करता है। डायग्राम क्या रिप्रेजेंट करता है, ऑब्जर्वेबल डेटा को। कैसे, बाय वे ऑफ पिक्चर। बेटा डेफिनेशन आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। डायग्राम का मतलब क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑब्जर्वेबल डेटा बाय वे ऑफ पिक्चर, उसी को बोला जाता है डायग्राम। कितनी बार एक नंबर के अंदर डायग्राम की डेफिनेशन पूछी जाती है। ओके, यहाँ पे बेटा स्केल्स एंड मेजरमेंट्स उसके यूज होते हैं। यहाँ पे आपको थोरो नॉलेज ऑफ स्टैटिस्टिक्स, मतलब स्टैटिस्टिक्स का टूल्स, मैथमेटिक्स, उसकी कोई जरूरत नहीं होती। आप चीजों को देख के ही अंडरस्टैंड कर पाते हो कि हाँ, जैसे कि अभी ये डायग्राम है, ये हमारा ग्रोथ ऑफ पर कैपिटा इनकम। मालूम है कि भाई 50 से लेके 70 तक, या तो आप यहाँ पे इवन यहाँ पे 80s तक भी हमारा जो ग्रोथ था बहुत नॉमिनल ग्रोथ था, लेकिन आफ्टर 80s से लेके 90s के अंदर ग्रोथ थोड़ा ज्यादा देखने को मिला। लेकिन जब इकोनॉमिक रिफॉर्म आया, क्या है इकोनॉमिक रिफॉर्म, 1991 इकोनॉमिक रिफॉर्म आया, उसके बाद इंडिया ने जबरदस्त ग्रोथ लिया। क्यों? क्योंकि हमने एलपीजी लेके आए, एलपीजी सिलेंडर, नहीं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, जिसके कारण इंडिया का इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत तेजी से बढ़ा। अब बताओ, इसको समझने के लिए कोई स्टैटिस्टिकल टूल्स की जरूरत पड़ी, कोई इकोनॉमिक नॉलेज की जरूरत पड़ी नहीं, ग्राफ को देख के ही मालूम पड़ेगा, ये डायग्राम को देख के ही मालूम पड़ेगा। जैसे ये पिक्चर है, ठीक है, अब ये पिक्चर में ये अभिषेक बच्चन है, जो आइडिया की एड आती थी, ये बहुत पहले की एड है। जब आइडिया उस समय, जब इंटरनेट शुरू में आया था, तो उसमें वो ऐड करते थे कि यूज मोबाइल, मतलब उन्होंने अपना एडवर्टाइजमेंट भी कर दिया, क्योंकि मोबाइल यूज करना है तो सिम कार्ड की जरूरत पड़ेगी, तो सिम कार्ड किसका लो, आइडिया का। और यूज मोबाइल करो और सेव पेपर करो, ताकि आप क्या कर सको, अपने वृक्ष को बचा सको, अपने ट्रीज को कटने से बचा सको। तो ये क्या इसमें कोई स्टैटिस्टिकल टूल्स की जरूरत पड़ी? नहीं। यहाँ पे हमने क्या कर दिया, यहाँ पे पिक्चर के थ्रू एक मैसेज देने की कोशिश की है। तो बेटा जी, इसी को तो बोलते हैं डायग्राम, जहां पे थोरो नॉलेज की जरूरत नहीं होती, जहां पे जो क्या होता है, जो डेटा होता है, कैसा होता है, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। बेटा जी, एक नंबर में पूछा जाता है एमसीक्यू के अंदर कि डायग्राम में कौन सा डेटा आता है, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी, डीएफडी, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे आपको थोरो नॉलेज ऑफ स्टैटिस्टिकल टूल्स की जरूरत नहीं होती, तो ये क्या होता है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होता है। यहाँ पे किसी को आके आपको समझाना नहीं पड़ता, ले पर्सन भी इजीली उसको
समझ सकता है, उसको भी डिटेल नॉलेज की जरूरत नहीं होती। इसको कौन यूज करता है? तो एडवर्टाइजमेंट कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन करती है। कौन? 3 कंपनी। कौन कौन सी? एडवर्टाइजमेंट, गवर्नमेंट एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन। कैसे यूज करती है? जैसे एडवर्टाइजमेंट कंपनी है, यहाँ पे वो टू ड्रॉ अटेंशन करती है, आपका अटेंशन खींचने के लिए एडवर्टाइजमेंट कंपनी यूज करती है। गवर्नमेंट क्यों यूज करती है? टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, कोई चीज की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी हो कि भाई गवर्नमेंट ने लास्ट 5 साल में कैसा ग्रो किया हुआ है, हमारी जीडीपी कैसे बढ़ी हुई है, देश ने कैसे प्रगति की है, ये सब बताने के लिए गवर्नमेंट डायग्राम का यूज करती है। एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन क्या क्यों यूज करती है डायग्राम को? टू स्प्रेड अवेयरनेस। वाह जी वाह, हो रहा है ना मस्त प्रकार का रिवीजन। ऐसा ही एंड तक ऐसा ही धमाकेदार रिवीजन होगा बेटा। तो ग्राफ क्या होता है? अब हमने ये डायग्राम की खत्म किया, अब हम आते हैं ग्राफ। ग्राफ बेटा जी इस डेफिनेशन दोनों की सेम है। ग्राफ भी क्या होता है? रिप्रेजेंट करता है ऑब्जर्वेबल डेटा को बाय वे ऑफ पिक्चर। ग्राफ भी क्या करेगा? रिप्रेजेंट किसको? ऑब्जर्वेबल डेटा, जो डेटा जिसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं उसको कैसे रिप्रेजेंट करेगा? हाथ से, पांव से नहीं, नहीं, पिक्चर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑब्जर्वेबल डेटा बाय वे ऑफ पिक्चर। यहां पे मगर रुको, यहां पे स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन यूज की जाती है, स्टैटिस्टिकल टूल्स यूज की जाती है, क्योंकि स्टैटिस्टिकल टूल्स यूज हो रहे हैं यहां पे, इसलिए यहां पे थोरो अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्टैटिस्टिकल टूल्स इज एसेंशियल। स्टैटिस्टिकल नॉलेज यहां पे इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी नहीं होता, मतलब ले पर्सन इसको अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। यहां पे डेटा किस प्रकार का होता है? कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी इंपॉर्टेंट है बेटा जी। कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है किसके अंदर? ग्राफ। और उसके अंदर होता है डिस्क्रीट, किसमें? डायग्राम। डायग्राम में आएगा तो डीएफडी, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, और ग्राफ में आएगा तो सीएफडी, कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। यहां पे जो डेटा होता है बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, अनक्लियर होता है, इसीलिए तो हमको उसको सॉल्व करने के लिए स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ती है, स्टैटिस्टिकल टूल्स की जरूरत पड़ती है। इसको कौन यूज करता है? इसको रिसर्चर्स एंड एजुकेशनलिस्ट यूज करते हैं। रिसर्चर्स एंड एजुकेशनिस्ट यूज करते हैं, जबकि यहां पे 3 थे। कौन? एडवर्टाइजमेंट, गवर्नमेंट एंड सोशल। यहां पे 2 आएंगे, रिसर्चर्स एंड एजुकेशनिस्ट। ठीक है, यहां पे हम उसको एक्स एंड वाई एक्सिस पे बताते हैं। ठीक है, और ग्राफ इज जनरली ड्रॉन ऑन अ ग्राफ पेपर। ठीक है, अब है ना कितनी बार क्या होता है आपको ये डिफरेंस के अंदर भी पूछता है बेटा। डिफरेंस के अंदर पूछता है तो आपको हमेशा एक चीज ध्यान रखनी है, आपको कभी भी डिफरेंस ऐसे डायग्राम और ग्राफ डायरेक्टली नहीं लिखने, आपको उसका क्या बनाना? बेस ऑफ डिफरेंसेस। आपको बेस बताना पड़ेगा। क्या बताना पड़ेगा? बेसिस ऑफ डिफरेंस, मतलब बेसिस ऑफ डिफरेंस, आपका डिफरेंस का कारण क्या है, मेन पॉइंट क्या है, वो बताने पड़ेंगे। और एक और चीज, कभी भी आप डिफरेंस को इस तरह से नहीं लिखोगे वरना आपके मार्क्स काट दिए जाएंगे। यहां पे मैंने समराइज वे में लिखा हुआ इसलिए मैंने इसको यूज किया, लेकिन यहां पे आप क्या लिखोगे? फुल सेंटेंस लिखोगे। क्या लिखोगे? फुल सेंटेंस का यूज करोगे। ठीक है, जैसे स्केल्स एंड मेजरमेंट्स, तो यहां पे स्केल्स एंड मेजरमेंट्स यहां पे लिखोगे स्केल्स एंड मेजरमेंट आर यूज्ड हियर। स्केल्स एंड मेजरमेंट्स इधर भी यूज होते हैं, तो ये तो कोई डिफरेंस नहीं हुआ, लेकिन ठीक है ये दोनों में ही यूज होते हैं। देखो जैसे थोरो अंडरस्टैंडिंग, डिटेल नॉलेज ऑफ स्टैटिस्टिक्स, तो स्टैटिस्टिक्स यहां पे डिटेल नॉलेज ऑफ स्टैटिस्टिक नॉट रिक्वायर्ड, डिटेल नॉलेज ऑफ स्टैटिस्टिक्स रिक्वायर्ड, इस तरह से फुल सेंटेंस लिखना है। ठीक है, चलो अब हम फटाफट स्पीड में देखते हैं। यहाँ पे डायग्राम कौन सा आता है, क्योंकि ये हमारा डायग्राम है, सॉरी यहाँ डायग्राम है, तो यहाँ पे कौन सा डेटा आएगा? डेटा आएगा डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे आएगा कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी। ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होता है, ये नहीं होता, ले पर्सन इसको अंडरस्टैंड कर पाएगा, इसको नहीं कर पाएगा। डायग्राम कौन यूज करेगा? 3, जैसे एडवर्टाइजमेंट, फिर गवर्नमेंट एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन। एडवर्टाइजिंग एजेंसी क्यों यूज करती है? टू ड्रॉ अटेंशन। क्या करती है? यहाँ पे देखो एडवर्टाइजमेंट एजेंसी क्यों करेगी? इसका टू ड्रॉ अटेंशन, आपका ध्यान खींचने के लिए। गवर्नमेंट क्यों करेगी? आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए। सोशल ऑर्गेनाइजेशन अवेयरनेस को फैलाने के लिए करेगी। जबकि यहाँ पे कौन यूज करता है? रिसर्चर्स एंड एजुकेशनिस्ट। ठीक है, पर्पस क्या होता है? पर्पस तो मैंने आपको ये बता दिया, ये दिस इज नॉट कन्वेड फॉर एनी पर्पस, ये जनरल पर्पस, जनरल लोगों के लिए नहीं होता। इंपॉर्टेंस ऑफ डायग्राम, बेटा जी मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 नंबर के अंदर आता है इंपॉर्टेंस ऑफ डायग्राम। डायग्राम हमको क्यों यूज करना है? बेटा जी जब हम डायग्राम को यूज करते हैं तो इकोनॉमिक्स जैसा सब्जेक्ट है वो इजी और क्लियर वे में हम समझ पाते हैं। यहाँ पे ट्रेंड्स जो वेरियस ईयर का है, सपोज कोई 1 से लेके 50 साल का ट्रेंड जानना हो, अब उसको रिटर्न में लिखा हो, पहले साल में इतना टर्नओवर, दूसरे साल में इतना, तीसरे साल में जो इतना,
ये इंसान पागल हो जाएगा समझते समझते समझते। लेकिन वहीं पे बेटा अगर उसको लाइन डायग्राम के फॉर्म में बना दो या तो कोई बार डायग्राम के फॉर्म में बना दो तो वो ट्रेंड्स इजीली अंडरस्टैंड कर पाते हैं हम, जहां पे हमको इजी वे में उसको अंडरस्टैंड भी हो जाता है। तो ट्रेंड्स ऑफ वेरियस ईयर कैन बी ऑब्जर्व इन अ सिंगल डायग्राम। तो यहाँ पे 1 से लेके 1 2 3 4 5 फिर टर्नओवर इतना 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 लास्ट तक आता है तो वो पहला भूल जाएगा कि पहला क्या था, दूसरा क्या था, तीसरा क्या था। तो इन शॉर्ट जब ट्रेंड्स ऑफ वेरियस ईयर इन अ सिंगल डायग्राम में हम बता के उसको हम इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं। फिर चेंजेस अकरिंग इन द डिफरेंट सेक्टर्स। बेटा जी इकोनॉमी के अंदर अलग अलग सेक्टर्स होते हैं, जैसे प्राइमरी सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, सर्विस सेक्टर। उसमें क्या चेंजेस हो रहा है, कौन सा सेक्टर आगे बढ़ रहा है, कौन सा सेक्टर पीछे जा रहा है, उसको भी इजीली अंडरस्टूड कर सकते हैं। हम कंपैरिजन कर सकते हैं, जैसे ग्रुप के अंदर, क्लास के अंदर, रीजन के अंदर, सेक्टर के अंदर, ठीक है, इन एट अ डिफरेंट टाइम पीरियड। तो अलग अलग टाइम पीरियड पे कौन सा ग्रुप के अंदर किसने कितना ग्रो किया, कौन सा रीजन आगे बढ़ा है, कौन सा रीजन पीछे गया, कौन सा सेक्टर ग्रो किया हुआ, वो भी हम कंपैरिजन कर सकते हैं। तो कंपैरिजन कर सकते हैं, अलग अलग सेक्टर्स को जान सकते हैं, ट्रेंड्स ऑफ वेरियस ईयर जान सकते हैं। इकोनॉमी का जो सब्जेक्ट है वो इजी एंड क्लियर समझ हो जाता है। नेक्स्ट आता है टाइम एंड एफर्ट। एक्सप्लेन करना और अंडरस्टैंड करना। जैसे यहां पे मैंने इसको एक्सप्लेन किया तो एक्सप्लेन में भी मेरा टाइम इजीली मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया और आपको अंडरस्टैंड भी क्या होगा, एकदम इजी हो गया। तो बेटा जी यही तो है, ये एक्सप्लेन भी इजी हो जाता है और अंडरस्टैंड भी इजी हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं डिफिकल्ट प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक। अरे ये तो हमने ऊपर ही देखा था कि इकोनॉमिक जो सब्जेक्ट है वो इजी और क्लियर हो जाता है, मतलब जितने भी डिफिकल्ट प्रिंसिपल्स है ना जैसे वो इजीली अंडरस्टैंड हो जाते हैं। वही घुमा के लिखा हुआ इकोनॉमिक सब्जेक्ट इजी हो जाता है, मतलब जो प्रिंसिपल्स हैं इकोनॉमिक के वो इजीली अंडरस्टैंड हो पाते हैं। जैसे कि कंसेप्ट कौन से होते हैं, आपने 11वीं के अंदर पसीना बहा के पढ़ा होगा क्या, द कंसेप्ट ऑफ डिमांड, कंसेप्ट ऑफ सप्लाई, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। ये सब कंसेप्ट जब डायग्राम के फॉर्म में आते हैं तो इजीली अंडरस्टैंड हो पाता है। यही अगर थियरी लिखी हो तो आप क्या करोगे, आधे घंटे का, आधा घंटा भी बहुत ज्यादा है, 10-15 मिनट में आराम से गहरी नींद सो गए। लेकिन अब जब इसको डायग्राम के फॉर्म में बताया जाता है तो वो क्या होता है, इजीली अंडरस्टैंड हो जाता है। तो ये थे बेटा जी 3 मार्क्स में आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंस ऑफ डायग्राम क्या थे फटाफट बताता हूं। इकोनॉमी के सब्जेक्ट इजी हो जाएंगे, ट्रेंड्स ऑफ वेरियस ईयर ऑब्जर्व हो जाएगा, कंपैरिजन कर पाएंगे। कंपैरिजन किसका, वेरियस ग्रुप्स, क्लास, रीजन, सेक्टर्स और एट अ डिफरेंट टाइम पीरियड में हम कंपेयर कर पाएंगे। फिर टाइम और एफर्ट एक्सप्लेन करने एंड अंडरस्टैंड करने में क्या हो जाता है, इजी हो जाता है। डिफरेंट प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमी क्या हो जाता है, इजी अंडरस्टैंड हो जाता है। जैसे कि क्या है, ये हमारे एग्जांपल्स है। ओके, एस्पेक्ट टू बी कंसीडर, मोस्ट इंपोर्टेंट 3 नंबर में आता है बेटा जी एस्पेक्ट टू बी कंसीडर। कौन कौन सी चीजों को ध्यान रखना पड़ता है जब आप डायग्राम को ड्रॉ कर रहे हो। आपको ध्यान रखना पड़ता है कि आपको कौन सा किस प्रकार का चॉइस ऑफ डायग्राम करना है। एस्पेक्ट मतलब जब आप डायग्राम या तो ग्राफ बनाते हो तो किस चीज का ध्यान रखने का कि हमको डायग्राम बनाना है कि ग्राफ बनाना है। डायग्राम के अंदर भी कौन सा डायग्राम बनाना है, ग्राफ बनाना है तो कौन से प्रकार का ग्राफ बनाना है। तो यहाँ पे हमको चॉइस करते समय इसको ध्यान रखना पड़ता है कि कौन सी चॉइस करनी है, डायग्राम चॉइस करना है कि ग्राफ चॉइस करना है। फिर आपको क्लैरिटी मतलब क्लैरिटी होनी चाहिए। क्लैरिटी मतलब नीट एंड क्लीन। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे चेका, यहाँ पे चेका, कुछ ऐसा डायग्राम बना मालूम नहीं पड़ा कि चेकड़ा ज्यादा किया हुआ है, मतलब काटपीट ज्यादा की है कि डायग्राम ज्यादा बनाया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, जो डायग्राम होना चाहिए नीट एंड क्लीन होना चाहिए। फिर ये स्केल्स एंड मेजरमेंट्स यूज होने चाहिए उसके अंदर। आपको प्रॉपर स्केल्स मेजरमेंट की यहाँ पे 10 का डिफरेंस है तो प्रॉपर डिफरेंस होना चाहिए। यहाँ पे स्केल्स एंड मेजरमेंट्स यूज करने चाहिए। नेक्स्ट आता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्सिस। आपको बताना पड़ेगा कि आप एक्स एक्सिस पे क्या रिप्रेजेंट करें और वाई एक्सिस पे क्या रिप्रेजेंट कर रहे हो। फिर डेटा टेबल एंड सोर्स ऑफ डेटा। बेटा जी जो है ना डेटा टेबल होगा, मतलब आपका सपोज कि यहाँ पे आपने टाइम पीरियड लिखा हुआ है और यहाँ पे पॉपुलेशन इंक्रीज, पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री इन डिफरेंट टाइम पीरियड। तो ये आपने डेटा कहां से लाए, अपने मनगढ़ंत कहानी इतनी रची है ना, आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा सोर्स ऑफ डेटा। तो आपको डेटा टेबल बनाना पड़ता है और सोर्स ऑफ डेटा बताना पड़ता है। मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग द डेटा, अगर कोई स्टैटिस्टिकल टूल्स की यूज किया, अगर कोई मैथमेटिक फॉर्मूलाज यूज किया हुआ है तो आपको वो भी बताना पड़ेगा कि आपने कौन सा टूल्स यूज किया हुआ है। इजी है, सिंपल है। एस्पेक्ट टू बी कंसीडर, कौन कौन सा एस्पेक्ट, एक तो चॉइस, आपको बताना पड़ेगा कि आपको पहले चॉइस करनी पड़ेगी डायग्राम बनाना है कि ग्राफ बनाना है। दूसरा कैसा होना चाहिए, नीट एंड क्लीन। फिर स्केल्स एंड मेजरमेंट यूज करने का। फिर एक्सिस पे क्या है वो बताना पड़ेगा। सोर्स ऑफ डेटा क्या है वो बताना पड़ेगा। मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग द डेटा वो बताना पड़ेगा। ठीक है,
टाइप्स ऑफ डायग्राम, ये एक नंबर में आता है बेटा जी कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायग्राम। तो आपको डायग्राम में कौन कौन से होते हैं, लाइन डायग्राम, बार डायग्राम, पाई डायग्राम, पिक्टोग्राम एंड स्कैटर डायग्राम। बेटा जी ये जो दो हैं ये हमारे ज्यादा डिस्कस डिटेल में नहीं है, हाँ ये तीनों का हम डिटेल डिस्कशन अभी नीचे देखेंगे। तो टाइप्स ऑफ डायग्राम अगर पूछेगा सिर्फ एक नंबर में तो आपको ये पांचों के पांच बताने हैं। अब आते हैं पहला, सॉरी पांच नहीं छठा, सर्कुलर डायग्राम। ठीक है, टाइम बेस्ड लाइन डायग्राम। अब ये टाइम बेस्ड लाइन डायग्राम क्या है, ये लाइन डायग्राम था ना, तो ये लाइन डायग्राम, टाइम बेस्ड लाइन डायग्राम ये क्या होता है बेटा जी। टाइम बेस्ड लाइन डायग्राम का मतलब होता है, टाइम बेस्ड लाइन डायग्राम इज अ डायग्राम इन विच पिक्चर, ये भी पिक्चर के फॉर्म में आता है, विच शोज शेप और स्लोप। वो क्या बताता है, शेप बताता है या तो स्लोप बता रहा है। ये क्या बता रहा है कि पहले शुरू में बहुत तेजी से डाउन गया और फिर स्लोली डाउन नीचे जा रहा है, मतलब ये क्या बता रहा है, ये हमारा ग्राफ बता रहा है। ये इसी को तो बोलते हैं लाइन डायग्राम। तो लाइन डायग्राम मतलब एक पिक्चर जो क्या बता रही है, शेप बताई या तो स्लोप बता रहा है ऑफ अ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल, कि भाई डिफरेंट डिफरेंट, कि जैसे जैसे सपोज कि हाँ अगर बात करूं, अगर यहाँ पे बात करूं पॉपुलेशन, तो पॉपुलेशन की बात करें तो पॉपुलेशन का सपोज स्लोप ये है, ठीक है। अब इसके अंदर हम देखते हैं कि शुरू के अंदर पॉपुलेशन इतनी तेजी से नहीं दौड़ी, लेकिन बाद के सालों में पॉपुलेशन का ग्रोथ बहुत ज्यादा हो गया। तो ये क्या बता रहा है, ये शेप एंड स्लोप बता रहा है और रिलेशनशिप बता रहा है कि डिफरेंट डिफरेंट ईयर में कितनी कितनी पॉपुलेशन बढ़ी और किस रेट से बढ़ी है। तो उसी को बोला जाता है टाइम बेस्ड लाइन डायग्राम। तो लाइन डायग्राम रिप्रेजेंट सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी तो आपको देखते ही मालूम पड़ेगा कि हाँ सर शुरू में क्या था, शुरू में पॉपुलेशन का ग्रोथ कम था और उसके बाद पॉपुलेशन का ग्रोथ तेजी से बढ़ गया। और जैसे साइज ऑफ अ पॉपुलेशन, ये मैंने वही बताया आपको। रेट ऑफ इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन इन डिफरेंट ईयर्स, लिटरेसी रेट इन वेरियस ईयर्स। नेक्स्ट आते हैं बार डायग्राम। बेटा जी बार डायग्राम, टाइप्स ऑफ बार डायग्राम क्या होता है। बार डायग्राम का मतलब होता है, ये देखो ये है ना, ये इसको हम बोलते हैं बार। बार डायग्राम एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ बार डायग्राम क्या होता है, हम क्या करते हैं बेटा, डायग्राम के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैल्यू ऑफ वेरिएबल, हम जो वेरिएबल होते हैं उसकी वैल्यू को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं इन वेरियस कंपोनेंट। जैसे कि लिटरेसी रेट इन अ कंट्री इन वेरियस ईयर, तो लिटरेसी रेट है उसका वेरियस ईयर्स के अंदर, ये मेरा ईयर्स क्या हो गया, बेस हो गया, हाँ जी ईयर्स मेरा बेस है। लिटरेसी रेट मेरा वेरिएबल है जो मेरा क्या होगा, चेंज होता रहेगा कि एक अलग अलग सालों के अंदर कितना कितना लिटरेसी रेट हुआ। तो ये मेरा बेस, ये मेरा लिटरेसी रेट, मेरा वेरिएबल, और इसी को हम क्या करते हैं, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं कि अलग अलग सालों में कितनी वैल्यू रही। लिटरेसी रेट अमॉन्ग फीमेल एंड मेल इन वेरियस पर्टिकुलर ईयर, तो ये पर्टिकुलर ईयर ये मेरा बेस है और वेरिएबल यहाँ पे दो हैं, तो ये मेरा एक फीमेल का और एक मेल का लिटरेसी रेट क्या है, ठीक है। ओके जी, अब वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डायग्राम इज ड्रॉन। वर्टिकल मतलब क्या होता है, जो इस प्रकार का डायग्राम होता है उसे हम वर्टिकल बोलते हैं, और जो इस प्रकार का डायग्राम बनाते हैं उसे हम हॉरिजॉन्टल डायग्राम बोलते हैं, ठीक है। सेपरेट बार इज ड्रॉन फॉर ईच सेक्शन और टाइम पीरियड एंड हाइट एंड लेंथ ऑफ द बार इंडिकेट द वैल्यू ऑफ दैट सेक्शन और टाइम पीरियड। तो ये तो मालूम है, हर एक वेरिएबल के लिए, हर एक टाइम पीरियड के लिए अलग अलग बार बनाए जाते हैं, उसकी वैल्यू उस पर बताई जाती है ताकि रीडर उसको अंडरस्टैंड कर सके कि ये इसकी हाइट क्या है, और जितनी उसकी हाइट होगी उतनी ही उसकी वैल्यू के सामने उसकी हाइट के बराबर वो वेरिएबल की हाइट होगी, ठीक है। इसमें तीन प्रकार के बार डायग्राम होते हैं, सिंपल, क्लस्टर्ड एंड डिवाइड। अब सिंपल क्या होता है, सिंपल के अंदर यहाँ पे बेटा जी एक बेस होगा, हाँ जी एक बेस है, और दूसरा एक वेरिएबल होता है, क्या होता है, एक वेरिएबल होगा, और उसी को हम क्या बनाते हैं, इसके ऊपर से हम इस तरह का क्या बनाते हैं, बार डायग्राम बनाते हैं। नेक्स्ट आता है क्लस्टर्ड। क्लस्टर्ड के अंदर क्या होगा बेटा जी, यहाँ पे बेस तो एक ही हुआ, बेस हमारा एक है, कि जैसे चॉकलेट्स कितने लोगों को पसंद है, स्ट्रॉबेरी कितने लोगों को पसंद है, वैनिला कितने लोगों को पसंद है, मतलब मेल फीमेल को कितना पसंद है, स्ट्रॉबेरी कितना पसंद है एंड वैनिला कितना पसंद है। तो वैल्यू ऑफ अ कॉमन वेरिएबल एंड ओवर अ कॉमन बेस ईयर, तो ये हमारा कॉमन बेस ईयर हुआ, और ये कॉमन वेरिएबल, कॉमन वेरिएबल मतलब मेल फीमेल, मेल फीमेल, मेल फीमेल। अब इसके अंदर फॉर मोर देन वन सेक्शन मतलब क्या होगा, मेल फीमेल इन फॉर चॉकलेट, मेल फीमेल फॉर स्ट्रॉबेरी एंड मेल फीमेल फॉर वैनिला। तो इसी को बोलते हैं हम क्लस्टर्ड बार डायग्राम। हेंस वी गेट क्लस्टर्ड बार डायग्राम फॉर द सेम वेरिएबल ओवर द वेरियस बेस ईयर, बेस वैल्यू। तो यहाँ पे अलग अलग बेस वैल्यू होगी, उसके बेस पे हमको क्या मिलेगा, क्लस्टर्ड मिलेगा। फॉर एग्जांपल लिटरेसी रेट ऑफ फीमेल एंड मेल फॉर वन टाइम पीरियड, तो वन टाइम पीरियड ये मेरा बेस ईयर हुआ, हाँ जी। लिटरेसी रेट मेरा वेरिएबल है, और इसके अंदर अलग अलग क्या हो गए, ये दो सेक्शन हो गए, तो ये मोर देन वन सेक्शन हो गया, मेल और फीमेल हो गया, ठीक है।
डिवाइड के अंदर क्या होगा बेटा जी, डिवाइड के अंदर सिंपल है, ये मेरा बेस हुआ और जो वेरिएबल होगा उसको हम डिवाइड कर देंगे इन डिफरेंट कैटेगरी। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, ये जैसे ये मेरा क्या हुआ, ये टोटल स्टूडेंट्स के अंदर सब कैटेगरी हो जाएगी, क्या हो जाएगी, सब कैटेगरी हो जाएगी। ठीक है, ओके तो यहां पे बेटा जी, यहां पे सिंगल वैल्यू ऑफ द वेरिएबल हैज अ सब कैटेगरी। जैसे 2009 के अंदर कॉमर्स के अंदर सपोज 350 स्टूडेंट थे, लेकिन सब कैटेगरी क्या है, ये आर्ट्स के कितने थे, कॉमर्स के कितने थे और साइंस के कितने थे, तो ये होगी सब कैटेगरी। तो उसी को बोलते हैं डिवाइड बार डायग्राम। ठीक है, हेंस वी गेट डिवीजन ऑफ ऑल द बार। तो बार में हमको क्या मिल जाता है, डिवीजन मिल जाता है, क्योंकि हम इसके अंदर सब कैटेगरी करते हैं। ठीक है, तो ये कॉमन बेस वैल्यू मैंने आपको बता ही दिया। टू क्रिएट द प्रॉपर विजुअल इफेक्ट, हम उसको क्या करते हैं, कलर से बताते हैं। भाई ये जो कलर है वो किसका होगा, कॉमर्स का होगा, ये जो कलर है वो किसका होगा, साइंस का होगा, और ये जो कलर है वो किसका होगा, आर्ट्स का होगा। तो हम यहाँ पे कलर्स यूज करते हैं ताकि रीडर को इजी अंडरस्टैंड हो सके, और उसी को यहाँ पे इंडिकेट करते हैं कि वही कौन सा क्या है। ओके, ये इसके एग्जाम्पल है, बाई मंथली सेल्स ऑफ चॉकलेट बॉक्स बाय सेल्स पर्सन इन रूरल एंड अर्बन एरिया। तो अर्बन एंड रूरल एरिया ये मेरे दो वेरिएबल्स हो गए, एंड रूरल एरिया के अंदर कितना सेल हो रहा है, बाय मंथली हमारा सेल्स कितना है, या तो मंथली सेल्स कितना है, 15-15 दिन में सेल्स कितना है, या 2 महीने में सेल्स कितना है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, एस्पेक्ट टू बी कंसीडर। अब जब ये बेटा जी कितनी बार क्या होता है, ये 2 नंबर 3 नंबर के अंदर क्वेश्चन आता है, एस्पेक्ट टू बी कंसीडर व्हाइल ड्राइंग अ बार डायग्राम। आप जब बार डायग्राम बनाते हैं तो क्या क्या चीज को ध्यान रखना है, यहाँ पे हर एक की विड्थ क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। एक की विड्थ ऐसी और एक की विड्थ ऐसी, ऐसा नहीं होना चाहिए। हर एक की विड्थ क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। लेंथ कितनी होनी चाहिए, जितनी उसकी वैल्यू होगी उसकी वैल्यू के हिसाब से ही उसकी लेंथ होनी चाहिए। मालूम पड़ा कि इसकी वैल्यू कितनी है, 50 थी, कितनी थी, 50 थी, लेकिन आपने इसकी हाइट कितनी बढ़ा दी, 500 जितनी रख दी, चलेगा, नहीं चलेगा। फिर नेक्स्ट है डिस्टेंस। डिस्टेंस जो होता है ना हर एक बार के बीच में, वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। कितना होना चाहिए, इक्वल। एक में कम डिस्टेंस, एक में बहुत ज्यादा डिस्टेंस, ऐसा नहीं चलेगा। क्या होना चाहिए, हर एक के बीच में डिस्टेंस सेम होना चाहिए। ऑल बार रेस्ट ऑन द सेम लाइन, मतलब क्या होना चाहिए, जो बार का स्टार्टिंग पॉइंट है ना वो सेम होना चाहिए। बार का स्टार्टिंग पॉइंट सेम होना चाहिए। बार का जो स्टार्टिंग पॉइंट का होना चाहिए, लेफ्ट टू राइट। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप 2009 यहां से लिखो, 2009 देन 2010 एंड 2011, अगर सपोज इसमें आपको 2012 जोड़ना हो तो आप कैसे जोड़ोगे, क्योंकि यहाँ पे तो वो एंड हो गया। इसलिए स्टार्टिंग पॉइंट से फिर लेफ्ट टू राइट जाने का। ठीक है, ऑल वर्टिकल बार, ये तो मैंने बता दिया, लेफ्ट टू राइट। तो सिंपल था ये, एकदम मजेदार। पूरे 3 में से 3 आएंगे, हाँ जी। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, हमने देखा कि बार की विड्थ क्या होती है, इक्वल होनी चाहिए। लेंथ उसकी वैल्यू प्रोपोर्शन के इक्वल टू होनी चाहिए। उसके बाद डिस्टेंस बिटवीन ईच बार क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। यहाँ पे हर एक बार एक्स एक्सिस के ऊपर ही आएगा, एंड लास्ट ये बार कैसे जाना चाहिए, लेफ्ट टू राइट जाना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं पाई डायग्राम। बेटा जी पाई डायग्राम क्या होता है, तो पाई डायग्राम के अंदर यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे बेटा जी क्या होगा, जो एक हम जैसे कि अलग अलग हम जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि भाई नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट पर गेम, तो यहाँ पे मोनोपोली अलग अलग गेम्स लिखा हुआ है और कौन से लोग कितने कौन कौन सी गेम खेल रहे हैं। बेटा गेम खेलना अच्छी बात है, लेकिन अब मैं चाहूंगा कि आप फिजिकल गेम खेलो इंस्टेड ऑफ जो मोबाइल पे बच्चे खेलते रहते हैं गेम। आप अपनी आंखें खराब करते हो, आप अपना टाइम खराब करते हो। ठीक है, एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए आपने 10-15 मिनट खेल लिया, लेकिन जो बच्चे 1-1 घंटा 2-2 घंटा गेम खेल रहे हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज ये गेम खेल के आप अपना ही नुकसान कर रहे हो, इसलिए इन गेमों से जल्दी छोड़ दो और खेलना है फिजिकल खेल खेलो, उससे आपका शरीर भी अच्छा रहेगा और आप हेल्दी भी रहोगे। पाई डायग्राम क्या होता है कि डिवीजन ऑफ अ सर्कल इन अ डिग्री रिप्रेजेंट अ डायग्राम। मतलब हम है ना एक सर्कल को, हम ये जो सर्कल होता है उसको डिवाइड कर देते हैं। क्या करते हैं, डिवीजन कर देते हैं। क्या करते हैं, डिवीजन कर देते हैं, उसी को बोलता है इन अ डिग्री। डिग्री क्या होगा, तो इसकी टोटल डिग्री कितनी होती है, 60। तो जब एक सर्कल को हम डिग्रीज में डिग्रीज में कन्वर्ट करते हैं, डिवीजन करते हैं, उसी को बोला जाता है पाई डायग्राम। अ डायग्राम विच इज ड्रॉन बाय रिप्रेजेंटिंग सब डिवीजन ऑफ एंटायर डेटा। हम एंटायर डेटा को क्या करते हैं, इन द डिग्रीज के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। उसकी डिग्री कितनी होती है, 360 डिग्रीज होती है, उसी को बोला जाता है पाई डायग्राम। पाई डायग्राम इज ड्रॉन फॉर अ सिमिलर टाइप ऑफ डेटा फॉर विच बार डायग्राम इज ड्रॉन। बेटा जी 1 नंबर का क्वेश्चन आता है एमसीक्यू के अंदर कि पाई डायग्राम कौन से डेटा के लिए बनाया जाता है, सिमिलर डेटा जो जिसके लिए बार डायग्राम बनता है। तो जिसका बार डायग्राम बनता है उसको हम पाई
पाई डायग्राम में भी बना सकते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो कंपोनेंट की जो वैल्यू होती है, इंडिविजुअल कंपोनेंट की वैल्यू डिवाइड बाय टोटल वैल्यू ऑफ ऑल द कंपोनेंट, उसको हम डिवाइड करेंगे, लेकिन ये परसेंटेज में नहीं निकालते, डिग्रीज में निकालते, इसलिए मल्टीप्लाई किससे करते हैं, 360 से करते हैं। इसलिए जब इसका आंसर आता है ना, उसका जब सम टोटल करते हैं, क्या करते हैं, सम टोटल, जब उसका सम टोटल करेंगे तो वो कितना आएगा बताओ, क्योंकि ये डिग्री है तो उसका सम टोटल आएगा 360 डिग्री। ओके, और ओके, एस्पेक्ट टू बी कंसिडर, तो यहाँ पे पूरा सर्कल का जब आप टोटल करोगे, पूरे सर्कल का जब टोटल करोगे तो उसका टोटल क्या आएगा, 360 डिग्री आएगा। डिग्री ऑफ सब डिवीजन आर कैलकुलेटेड इन द प्रोपोर्शन टू द वैल्यू ऑफ वेरिएबल ऑफ दैट डिवीजन। तो जो डिवीजन किया ना हमने, तो जितनी उसकी वैल्यू होगी ना डिग्री की, उतना ही उसका एरिया होगा। जैसे इसका एरिया 15 है तो इसकी डिग्री कितनी होगी, 15 की जितनी। अब इसका एरिया 15 का है और आप इसकी लाइन इससे पढ़ दो, क्या चलेगा, सिर्फ इतनी सी लाइन नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। जिसका जितना डिग्री है उतना उसका एरिया होगा। सपोज इसकी 50% डिग्री है तो इसका क्या होगा, इसका 50% वैल्यू ऐसे आएगा। तो यहाँ पे इसकी डिग्री क्या हुई, 50% हुई। ठीक है, इसमें आप ऐसा नहीं कर सकते ये 50 है और आपने इसकी डिग्री क्या रिप्रेजेंट किया कि इसको ये 50 डिग्री, ऐसा चलेगा नहीं चलेगा। ठीक है, सॉरी 50 डिग्री नहीं, ये तो कितना हुआ 180 डिग्री। 180 डिग्री के अंदर क्या होगा, ये पूरा हाफ सर्कल आता है। तो हाफ सर्कल के अंदर आप उसको छोटे से पॉइंट में नहीं बता सकते कि ये 180 डिग्री है, लेकिन हम तो ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, चलेगा नहीं चलेगा। नेक्स्ट, सम टोटल ऑफ ऑल, मैंने ये बता दिया, उसका टोटल कितना होना चाहिए, 360 होना चाहिए। मतलब कहने का मतलब क्या, फटाफट 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 एक बार ये भी कंप्लीट करें। इफ द रिलेवेंट डेटा इज टू बी कंपेयर अक्रॉस द रीजन और टाइम पीरियड, देन 2 पाई डायग्राम, मतलब जब आपको 2 कंपैरिजन करना हो तो एक पाई डायग्राम यहाँ पे बनाना पड़ेगा, दूसरा पाई डायग्राम यहाँ पे बनाना पड़ेगा। द सम टोटल ऑफ ऑल द डिग्री, सॉरी फॉर डेटा सेट विद द स्मॉलर टोटल वैल्यू। बेटा जी अगर वैल्यू कैसी होगी, स्मॉलर, तो उसका पाई डायग्राम आप छोटा बना सकते हो, लेकिन अगर वैल्यू क्या है, ज्यादा है, तो आपको इसकी वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू स्मॉलर है मतलब डिग्रीज कम है। सपोज यहाँ पे 3 ही वेरिएबल है, तो यहाँ पे कितने वेरिएबल है, 3 वेरिएबल है। यहाँ पे इसकी 90 डिग्री है, उसकी 100 और उसकी 50। इन शॉर्ट कहने का मतलब क्या है, जब स्मॉलर वैल्यू होती है तो आप उसका डायग्राम डायमेंशन कैसा बना सकते हो, छोटा बना सकते हो। लेकिन अगर लार्ज टोटल वैल्यू होती है तो उसका डायमेंशन कैसा होगा, बिगर डायमेंशन होगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, यस 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 बोलो जल्दी से, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा, फटाफट। पहला क्या होगा, 360 मेक सेट सर्कल, एक सर्कल को बनाने के लिए 360 डिग्री मिले लगेगी। जितना वेरिएबल की वैल्यू होगी उतनी उसकी डिग्रीज होगी। यहाँ पे टोटल वैल्यू ऑफ ऑल डिग्री क्या होगा, 360 होगा। यहाँ पे अगर आपको कंपैरिजन करने हैं तो 2 पाई डायग्राम बनाने पड़ेंगे। अगर छोटी वैल्यू है, कम वैल्यूज है तो छोटा डायग्राम, अगर ज्यादा वैल्यू है तो बड़ा डायग्राम बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। बेटा जी अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है कि सब बहुत मजा आ रहा है, तो वीडियो को जाओ वहां पे लाइक करो, कमेंट करो। और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, 80% बच्चे, मैं अगर स्पेसिफिक बोलूं तो 80% बच्चों ने चैनल सब्सक्राइब ही नहीं किया। बेटा सब्सक्राइब करने पे हम कोई चार्ज नहीं कर रहे। अगर आप सब्सक्राइब कर रहे हो, चैनल को हिट कर रहे हो, तो क्या मिलेगा आपको, बार बार नोटिफिकेशन मिलता रहता है कि आज ये वीडियो आया, आज ये वीडियो आया। सपोज कितनी बार पता क्या होता है, कितनी बार हमको मजा नहीं आता पढ़ने में, बोरियत होती है, लेकिन जैसे ही नोटिफिकेशन आता है, अरे ये चैप्टर तो मेरे को टफ लगता था और ये इसका वन शॉट आ गया, चलो देखते हैं। इसी बहाने क्या होगा, आप पढ़ने लगोगे, आपका पढ़ने में इंटरेस्ट आएगा, और इंटरेस्ट आने के बाद आप के पेरेंट्स को आपको बोलना नहीं पड़ेगा, और आप खुद पे खुद मेहनत करोगे, और फिर अंदर से लेकर के नहीं यार मजा आ रहा है, और पढ़ो, और अच्छा करो, और अच्छा करो। और देखते देखते आपके पेरेंट्स, आपके रिलेटिव्स, आजू बाजू फ्रेंड शॉक हो जाएंगे, हो क्या रहा है इसको। क्यों, क्योंकि अगर कोई अच्छा वीडियो देखते हो तो वहां से अच्छे वाइब्स आते हैं, कोई खराब वीडियो देखते हो तो खराब वाइब्स आते हैं। तो अभी एग्जाम के टाइम पे ही ये सब इंपॉर्टेंट वीडियो नहीं देखोगे तो कब देखोगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो के कमेंट में लिखो, क्योंकि वो आपकी जो कमेंट्स हैं मेरे दिल तक पहुंचते हैं। मेरे को अच्छा लगता है कि जब वो आपके कमेंट्स अच्छे अच्छे आते हैं। अगर कुछ प्रॉब्लम पड़ रही, अगर मेरे हाथ में हुआ तो हम उसका सॉल्यूशन भी आपको लेके देंगे। जैसे इकोनॉमिक्स के बारे में लिखा आपने कि सब वन शॉट इकोनॉमिक्स के भी करवा दो, तो हम वन शॉट करवा रहे हैं। ठीक है, तो और आपको कहाँ प्रॉब्लम्स हो रही है, अकाउंट, स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक और बीएसटी के अंदर, मतलब ओसीएम के अंदर, वो भी हम हमको बताते रहो। ठीक है, चलो तो हम चलते हैं हमारे आगे के टॉपिक के ऊपर। आगे का टॉपिक क्या है बेटा जी, हमारा है नेक्स्ट टॉपिक टाइप्स ऑफ ग्राफ। यहाँ पे हमने डायग्राम खत्म किया, अब ग्राफ आ रहा है।
अप्रोक्सीमेटली हमारा आधा चैप्टर खत्म हुआ और 30 मिनट्स के अंदर हमने आधा चैप्टर खत्म कर दिया। नेक्स्ट 30 मिनट्स के अंदर ये पूरा का पूरा हम चैप्टर खत्म कर देंगे। टाइप्स ऑफ ग्राफ, ग्राफ के अंदर सिर्फ एक नंबर में पूछेगा कि टाइप्स ऑफ ग्राफ कौन सा है, तो उसमें आपको बताना है टाइम सीरीज ग्राफ, फिर आपको बताना है ग्राफ फॉर कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये तो हमको मालूम है कि ग्राफ किसके लिए होता है, कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। उसके लिए कौन सा ग्राफ बनेगा, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, फ्रीक्वेंसी कर्व, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। सर ये याद कैसे रखेगा, चलो मैं याद करवाता हूं। हिस्टोग्राम तो आपको याद रखना ही पड़ेगा। फिर देखो यहाँ पे है ना फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के आगे क्या लगा दो, क्यूमुलेटिव, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। फिर ये जो फ्रीक्वेंसी है ना, ये फ्रीक्वेंसी, इसमें से पॉलीगॉन हटाओ और उसके पीछे क्या लगा दो, कर्व। मतलब क्या है कि एक आपको ये याद रखना है, इसके पीछे से हटा के कर्व लगा दो तो फ्रीक्वेंसी कर्व हो गया, और इसके आगे क्यूमुलेटिव लगा दो तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन हो गया। ठीक है जी, ओके सर। फिर है लॉगरिथमिक ग्राफ, तो ये टोटल ग्राफ्स है। अब इसमें हम देखते हैं सबसे पहला कौन सा, टाइम सीरीज ग्राफ। बेटा टाइम सीरीज ग्राफ क्या होता है, अब ना कोई भी इकोनॉमी के अंदर, कोई भी इकोनॉमी, इसकी डेफिनेशन इतनी मस्त 2 मिनट के अंदर याद करूंगा कि आपको मेरे को भर भर के कमेंट लिखोगे कि सर मजा आ रहा है। एक ट्रेड साइकिल के अंदर, ट्रेड साइकिल मतलब बिजनेस साइकिल, क्योंकि क्या होता है बेटा जी मैं आपको बताऊं कि हमारी लाइफ हो, हमारा बिजनेस हो, कि हमारी इकोनॉमी हो, कि कोई भी इंडिया की इकोनॉमी की, यूएस की इकोनॉमी, चाइना की इकोनॉमी की, किसी की भी लाइफ ले लो, सबकी लाइफ ऐसी नहीं चलती। सबकी लाइफ में इफ्स एंड बट्स आते रहते हैं। इसलिए आपको लगता है कि मेरा बुरा वक्त चल रहा है, तो बेटा ज्यादा निराश मत होना, ज्यादा आप मतलब ऐसा डिप्रेशन में मत आना। अगर कहीं नंबर पीछे 10th बोर्ड में अगर आपके नंबर कम आए तो ऐसा उदास मत होना। मेरे पास ऐसे स्टूडेंट्स है ना बेटा, जो तीन सब्जेक्ट में 10th में ग्रेस लाए थे और 12 के अंदर 68-70% लाया वो बंदा। एक बंदा जो 45 नंबर लाया था अकाउंट्स के अंदर 11th के अंदर, और 12 के अंदर 98 नंबर लेके आया। ऐसे मार्क्स है मेरे पास। तो बेटा जी कहने का मतलब यही है कि है ना, हमारी लाइफ के अंदर क्या होता है, इफ्स एंड बट्स आते रहते हैं। अगर कभी लाइफ में बुरा पल चल रहा हो तो हमेशा एक लाइन याद रखना, क्या, ये वक्त भी गुजर जाएगा। जब बहुत खुश हो तो भी याद रखना, ये वक्त भी गुजर जाएगा। और दुखी वक्त में तो उसको याद रखना ही रखना, क्योंकि हर एक वक्त आपका वैसा नहीं होता। याद रखना कि जो बंद घड़ी होती है ना, बंद घड़ी, वो भी 24 घंटे के अंदर 2 बार तो सही टाइम बताती है। तो कभी भी हताश नहीं हो, कभी भी निराश मत हो, और हमेशा ये मत सोचो कि ये प्रॉब्लम में मैं क्या करूं। प्रॉब्लम पे फोकस मत करना, हमेशा ये सोचना कि इस प्रॉब्लम में से कैसे मैं ऊपर आऊं, तो आपका वक्त जल्दी बदलेगा। आप कभी भगवान के भरोसे मत बैठना, क्या पता भगवान भी आपके भरोसे बैठा हो। तो हमेशा अपनी लाइफ के अंदर क्या करो, हमेशा प्रॉब्लम पे फोकस मत करो, सॉल्यूशन पे फोकस करो कि इस प्रॉब्लम का कैसे सॉल्यूशन है, और देखना फिर आपका वक्त कैसे बदलता है। ठीक है बेटा, चल, तो हताश नहीं होना, निराश नहीं होना, और हमेशा आगे बढ़ने का सोचना है। और एक और चीज, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जितनी अच्छी संगत होगी उतना ही आपका क्या होगा, ग्रोथ होगा। अगर गधों के साथ चलोगे तो गधे की स्पीड में चलोगे, घोड़ों के साथ दौड़ोगे तो घोड़े की स्पीड में दौड़ोगे। अब आपको डिसाइड करना है, गधों के साथ दौड़ना है कि घोड़ों के साथ दौड़ना है। ठीक है, ऊंचा सोच, जो अच्छा सोचते हैं, जो आगे की सोचते हैं, उनके साथ बैठोगे तो आप भी वैसा सोचोगे। जो क्या बीड़ी, तंबाकू, सिगरेट वगैरह पीते, ऐसे दोस्तों के संगत में घुसोगे बेटा जी, तो आप भी वैसा ही करोगे। ये जो भी बीड़ी, तंबाकू, सिगरेट, ये शुरू में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन बाद में क्या करता है, ये इसको शुरू में उसको खरीद के हम पैसा खर्चा करते हैं और अपने शरीर को बिगाड़ते हैं, और फिर बाद में शरीर जब बिगड़ जाता है तब डॉक्टर को पैसा देते हैं और उसको बोलते हैं कि अब मेरा शरीर सुधार। तो अच्छी संगत रखो, अच्छे लोगों के साथ रहो। अच्छा, आ जाओ। तो मैं आपको बताया था इस लाइन के बारे में, 2 मिनट के अंदर ही मैं आपको इसको याद कराऊंगा। टाइम सीरीज ग्राफ क्या होता है बेटा जी, एक ट्रेड साइकिल मतलब एक बिजनेस के अंदर या तो कोई भी इकोनॉमी के अंदर क्या होता है, कोई भी इकोनॉमी के अंदर शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, रेगुलर, इरेगुलर चेंजेस होते रहते हैं। वापस से, कोई भी ट्रेड साइकिल
कोई भी इकोनॉमी के अंदर शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, रेगुलर, इरेगुलर चेंजेस होते रहते हैं। उसका फिर हम क्या बनाते हैं, उसका हम ट्रेंड फाइंड आउट करते हैं। कैसे? विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिकल टूल्स की मदद से। स्टैटिस्टिकल टूल्स की मदद से हम उसका ट्रेंड फाइंड आउट करते हैं, और जब हम उसका ग्राफ बनाते हैं तो उसको ग्राफ मतलब उसको जब हम प्लॉट करते हैं एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस के ऊपर, और उसका जो ग्राफ बनाते हैं उसी को बोला जाता है टाइम सीरीज ग्राफ। बोलो याद हुआ कि नहीं हुआ? अब यही बच्चों को डेफिनेशन इतनी गंदे तरीके से याद करते हैं, पूछो मत। लॉजिकली याद रखो बेटा, इजी याद होगी कि कोई भी ट्रेड साइकिल या कोई भी इकोनॉमी के अंदर शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, रेगुलर, इरेगुलर चेंजेस ऑब्जर्व किए जाते हैं। वो कैसे ऑब्जर्व करते हैं, वो हम यूज करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिकल टूल्स। बेटा जी हम पता है क्या करें, हम पढ़ रहे हैं ग्राफ, और ग्राफ के अंदर हमने देखा था कि क्या यूज किया जाता है, स्टैटिस्टिकल टूल्स यूज किया जाता है। ओके, तो स्टैटिस्टिकल टूल्स की मदद से हम उसका ट्रेंड फाइंड आउट करते हैं। ट्रेंड कैसे फाइंड आउट करेंगे? जब हम उसको प्लॉट करेंगे एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, और उसका क्या बनाएंगे, ग्राफ। उसी ग्राफ को बोला जाता है टाइम सीरीज ग्राफ। चलो मेरे साथ फटाफट 1 मिनट दे रहा हूं आपको खुद को बोलने का। क्या होगा? कोई भी ट्रेड साइकिल या तो इकोनॉमिक के अंदर, इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर क्या होगा, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, रेगुलर, इरेगुलर चेंजेस ऑब्जर्व किए जाते हैं। कैसे मालूम पड़ेगा? विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिकल टूल्स की मदद से हम ट्रेंड फाइंड आउट करेंगे। उस ट्रेंड को हम किस पे प्लॉट करेंगे, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो हमारा क्या बनेगा, ग्राफ। उसी ग्राफ को क्या बोलते हैं, टाइम सीरीज ग्राफ। ओके चलो अब नेक्स्ट आते हैं। ये हमारा क्या था, ग्राफ के अंदर एक ही ये वाला पॉइंट खत्म हुआ, मतलब हमने डायग्राम देखा, ग्राफ देखा, उसके अलग अलग टाइप्स ऑफ डायग्राम देखे, और ग्राफ के अंदर सिर्फ टाइम सीरीज ग्राफ है। बाकी ये हमारा डिटेल में कोर्स में है ही नहीं। अब आते हैं यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। एकदम इजी है और 3 नंबर में पूछा जाता है। सबसे पहले क्या होता है यूज ऑफ टेक्नोलॉजी के अंदर, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। कंप्यूटर टेक्नोलॉजी क्या होता है, तो कंप्यूटर के अंदर हम यूज करते हैं प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन मतलब पावर पॉइंट का यूज करते हैं। एक्सेल वर्कशीट, एक्सेल वर्कशीट क्यों यूज करते हैं, जब थाउजेंड्स लैक्स ऑफ डेटा होता है ना, उसको उसके अंदर हम उसमें इजीली सम, एवरेज को, उसका कोरिलेशन फाइंड आउट करना, ये एक्सेल के अंदर हम इजीली प्रोसेस कर पाते हैं। हम क्या यूज करते हैं, डायग्राम एंड ग्राफ। बेटा जी कंप्यूटर के अंदर इनबिल्ड भी क्या आता है, डायग्राम एंड ग्राफ आता है, जो क्लिक ऑफ द बटन से हमको डायग्राम ग्राफ बना के देता है। तो इस तरह से हम टेक्नोलॉजी की मदद से, मतलब कंप्यूटर का यूज करके इजीली डायग्राम एंड ग्राफ यूज कर पाते हैं। इसके अलावा यहाँ पे हमको क्या मिलता है, स्टोरेज टूल। स्टोरेज के अंदर हम थाउजेंड्स ऑफ डेटा को स्टोर कर पाते हैं। जो पहले स्टोरेज का ना बुक्स यूज करते थे, बुक्स फिजिकल्स, उसकी जगह आप क्या यूज करो, स्टोरेज टूल्स को यूज करो। और अदर टूल्स, ये बेटा जी अलग अलग टूल्स आते हैं, जैसे स्पार्स, साजम, फिर ईव्यूज, सैस, ये सब आते हैं। ये क्या होता है, ये डेटा को इजी, लैक्स ऑफ डेटा जो होता है ना, लैक्स ऑफ डेटा, इसको मिनटों के अंदर आपका काम, आपको इसको डेटा को आपको प्रॉपर फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। तो बेटा जी ये कंप्यूटर टेक्नोलॉजी थी, जिसके अंदर ये वाले टूल्स आते हैं। कौन कौन से? प्रेजेंटेशन, पावर पॉइंट, एक्सेल शीट, डायग्राम एंड ग्राफ, स्टोरेज टूल्स, अदर टूल्स। बेटा इसमें 1 से 2 नंबर में, 2 से 3 नंबर में पूछा जाता है क्वेश्चन इन यूजिंग कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। जब आप कंप्यूटर टेक्नोलॉजी यूज करें तो उसमें कौन सी चीजों को ध्यान रखोगे। आपको ये याद रखना कि कंप्यूटर है ना, कंप्यूटर ये स्टडी मटेरियल नहीं है, ये आपको हेल्प करता है, ये आपको हेल्प करता है स्टडी के अंदर, ये खुद स्टडी मटेरियल नहीं है। तो आप कंप्यूटर का यूज करो तो आपको मालूम होना चाहिए इसको कैसे यूज करना है। ये एक प्रकार का स्टडी मटेरियल नहीं है, आपको हेल्प करेगा स्टडी के अंदर। फिर ये आपकी स्टडी को रिप्लेस नहीं करता, ये आपकी स्टडी को रिप्लेस नहीं करता। यहाँ पे बेटा अगर आपको राइट कमांड नहीं होगा तो आप अपना डेटा खो भी सकते हैं। अगर आपने कंट्रोल सी, कॉपी करने के लिए कंट्रोल सी यूज होता है, तो आपने कंट्रोल सी की जगह कंट्रोल एक्स कर दिया, कंट्रोल क्या कर दिया, एक्स कर दिया, तो क्या हो जाएगा, डेटा कट हो जाएगा। कंट्रोल डी कर दिया, डेटा डिलीट हो जाएगा। मतलब आपने अगर रॉन्ग कमांड यूज किया तो आप अपना डेटा लूज कर दोगे। फिर वी मे एंड अप इनकरेक्ट डेटा, जैसा होता है ना गार्बेज इन गार्बेज आउट, मतलब जैसा आप डेटा इनपुट करोगे वैसा ही आपको रिजल्ट मिलेगा। तो अगर आपने अगर आपने फॉर्मूलाज गलत यूज किए, कमांड गलत यूज किए, तो आपको कैसा डेटा मिलेगा, इनकरेक्ट ग्राफ, एंड डेटा प्रोसेस भी आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन व्हाइल यूजिंग द कंप्यूटर टेक्नोलॉजी क्या है कि ये एड आपको मदद करता है स्टडी के अंदर, ये स्टडी मटेरियल खुद नहीं है, आपकी स्टडी इससे रिप्लेस नहीं होती। अगर गलत कमांड दोगे तो आपका डेटा लॉस हो सकता है। अगर आपको फॉर्मूला इनकरेक्ट डेटा डालोगे तो आपको इनकरेक्ट ग्राफ, इनकरेक्ट डेटा प्रोसेस होके निकलेगा।
नेक्स्ट आता है इंटरनेट टेक्नोलॉजी। बेटा जी इंटरनेट टेक्नोलॉजी में क्या आता है? बेटा इंटरनेट टेक्नोलॉजी में आता है ट्यूटोरियल्स। ट्यूटोरियल्स मतलब बहुत सारे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जो आपको इंटरनेट से मिल जाएंगे। एक्टिव लर्निंग, आपके वहां पे बहुत सारे, जैसे आप देख ही रहे हो ये मेरे वीडियोस वगैरह है, वीडियोस है, लाइव लेक्चर्स है। अगर आप चाहते हो कि मैं आपका लाइव लेक्चर लूं तो मेरे को बताना कि सर आप जो बना रहे हो ना उसका वन शॉट का अगर लाइव वन शॉट बनाओ तो बहुत मजा आएगा, तो मैं आपके साथ लाइव वन शॉट भी बनाऊंगा। तो आप मेरे को कमेंट में लिखो क्या आप मेरा लाइव वन शॉट चाहते हो, क्या चाहते हो कि मैं आपके साथ वन टू वन कम्युनिकेट करूं, आपको लाइव पढ़ाऊं, तो मेरे को बताना। नेक्स्ट रीडिंग मटेरियल। रीडिंग मटेरियल के अंदर यहाँ पे बहुत सारे बुक्स, रिसर्च आर्टिकल्स, कॉपीज ऑफ जर्नल्स होती है जो आपको हेल्प करती है रीडिंग करने के अंदर। यहाँ पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है, जैसे यहाँ पे आपको कोई डिग्री करनी है तो वो डिग्री के अंदर क्या कोर्स कंटेंट होता है, उसके कितने कितने सब्जेक्ट, कितने कितने मतलब पड़ाव होते हैं, मतलब कि कितने लेवल्स होते हैं, उसकी क्या वैल्यूज होती है, वो भी वहां पे मिल जाती है। मिसलेनियस, यहाँ पे आपको डिफरेंट कोर्स बाय डिफरेंट इकोनॉमी के कोर्स मिल जाते हैं, नेम ऑफ रेफरेंस बुक्स मिल जाती है। डेटा, यहाँ पे बेटा आपको अलग अलग डेटा, जैसे बैंकिंग का डेटा, बजट का डेटा, पुअर्टी का डेटा, पॉपुलेशन डेटा, बहुत सारे डेटास भी मिल जाता है। तो ये था इंटरनेट की मदद से आपको क्या बेनिफिट होता है। तो इंटरनेट में आपको ट्यूटोरियल, एक्टिव लर्निंग, रीडिंग मटेरियल, इंफॉर्मेशन, मिसलेनियस एंड डेटास वगैरह मिल जाते हैं। अब जैसे कि कंप्यूटर के अंदर हम कंप्यूटर का यूज जब करते हैं तो हमको बहुत कॉशन रखना पड़ता है, वैसे ही इंटरनेट का यूज करते समय हमको क्या क्या सावधानी बरतनी पड़ती है। बेटा जी यहाँ पे भी वही है कि ये रिप्लेस नहीं करता बुक्स एंड टीचर्स को, ये आपको और ओन थिंकिंग एंड रीजनिंग। तो आपको जब इंटरनेट का यूज करो तो ये आप ये मत सोचो कि भाई बुक्स इंटरनेट पे जो आंसर मिल गया वो फाइनल नहीं, आपको ये बुक्स को पढ़ना पड़ेगा, टीचर्स को सुनना पड़ेगा, आपको अपनी ओन थिंकिंग, अपनी ओन रीजनिंग अप्लाई करनी पड़ेगी। लॉट ऑफ सब स्टैंडर्ड मटेरियल होता है बेटा जी, बहुत बकवास बकवास मटेरियल। आप इंटरनेट पे कोई क्वेश्चन सॉल्व ढूंढोगे, इवन मैं तो आपको ये बोलूंगा कि चैट जीपीटी से भी आप अपना एमसीक्यू पूछोगे ना, वो भी उसके कितनी बार 10 में से 6 नहीं तो 5 तो वो गलत जवाब देगा ही देगा। और आप उसको बोलोगे मुझे मेरे हिसाब से, अगर वो सही जवाब देगा उसको पूछो कि मेरे हिसाब से ये सही नहीं, ये वाला ऑप्शन सही है, तो वो बोलेगा हाँ सॉरी हाँ आप जो बोल रहे हो वो सही है। मतलब इवन चैट जीपीटी से भी गलतियां होती है, तो यू शुड नॉट रिलाई ऑन चैट जीपीटी टू। तो यहाँ पे सब स्टैंडर्ड मटेरियल होता है, क्या होता है, सब स्टैंडर्ड मटेरियल यूज किया जाता है। इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन होती है, मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन होती है, आर्टिकल्स को तोड़ मोड़ के रखा जाता है फाउंड ऑन इंटरनेट। तो आपको क्या करना चाहिए, इस प्रकार के डेटा को अवॉइड करना चाहिए। रीडर के पास विजडम होना चाहिए कि आपके पास सोच समझ होनी चाहिए कि कौन से डेटा को रिलाई करे और कौन से डेटा को रिलाई नहीं करे। ओनली ऑथेंटिकेट वेबसाइट को ही रिफर करना चाहिए, अदरवाइज आपको क्या करोगे, आप यू विल गेट मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन। तो ये था बेटा जी कॉशन इन यूजिंग द इंटरनेट। लास्ट आ रहा है हमारा डेटा सीडीज। बेटा जी डेटा सीडी क्या होता है, तो यहाँ पे एक नंबर के अंदर आता है, या तो इसका फुल फॉर्म आता है, सीडी का फुल फॉर्म क्या होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क। सम ऑथोरिटीज एंड एजेंसी रूल्स, ये बेटा बहुत पहले की बात है जब क्या होता था, डेटा के अंदर हमारे पास स्टोरेज टूल्स की कमी होती थी, तब हम डेटा को सीडी के फॉर्म में रखते थे। तो हम अपना जितना भी डेटा है ना उसको सीडीज के फॉर्म में उसको सेव करके रखते थे, और वो यूज करते थे रिसर्चर्स एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। ठीक है, जैसे कि डेटा किसके ऊपर, नेशनल इनकम के ऊपर, सेंसस ऑफ इंडिया के ऊपर, एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्री के ऊपर, फिर नासो, इसका फुल फॉर्म आपको आता है नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, सीडी ऑफ एनी मिनिस्ट्री, उसका डेटा भी होता था। अब इसमें डिफिकल्टी क्या होती है, क्यों हमने सीडी बंद की? बेटा जी ये सीडी होती है ना, पहले तो इसके ऊपर बहुत ज्यादा डेटा होने से इसको फाइंड आउट करना, उसको इट बिकम कॉम्प्लिकेटेड टू यूज, उसको यूज करना, उसमें से डेटा एक्सट्रैक्ट करना बहुत मुश्किल होता था। सेवरल शीट्स होती थी, तो आपको मालूम होना चाहिए सीडी में कौन सी फोल्डर में कौन से पाथ के अंदर कौन सा डेटा रखा हुआ है। तो ये भी हमारी क्या होती थी, प्रॉब्लम्स होती थी। तो बेटा इसी के साथ क्या है, हमने ये चैप्टर खत्म किया। एक दो कोट मैं अपने बच्चों को मोटिवेट करने के लिए हमेशा अपने बुक्स में लिखता हूं, वो मैं आपको बताना चाहूंगा कि बैड न्यूज इज टाइम फ्लाइज, कि बैड न्यूज है कि भाई टाइम बहुत जल्दी बीत जाता है, लेकिन गुड न्यूज इज यू आर द पायलट, कि कैसे उसको फ्लाई करना है वो आप डिसाइड करोगे। टाइम इज ऑलवेज राइट टू डू व्हाट इज राइट, तो राइट काम के लिए टाइम ऑलवेज राइट होता है। तो कभी मत सोचो कि टाइम कम हो गया है, कि टाइम मेरे पास बचा नहीं, टाइम इज ऑलवेज राइट टू डू राइट थिंग। इफ यू डू नॉट चेंज डायरेक्शन यू मे एंड अप वेयर यू आर हेडिंग,
तो अगर आपने अपना डायरेक्शन नहीं बदला, अगर आप अभी भी गलत जगह पे फंसे हुए, गलत जगह के ऊपर हो, नहीं पढ़ रहे हो, गलत संगत में हो, तो आप वही गलत संगत में और घुसते जाओगे और तो दलदल में पड़ते जाओगे। तो बेटा जी हमने अप्रोक्सीमेटली 45 मिनट्स के अंदर जैसे मैंने बोला था कि 1 घंटे से कम के अंदर मैं इसको चैप्टर को खत्म करूंगा। मैंने चैप्टर को खत्म भी किया। मैंने ये भी बताया आपको कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, किस किस में से एमसीक्यू आता है, कौन में से क्वेश्चंस आते हैं। मैंने आपको डीप अंडरस्टैंडिंग भी कराई, मैंने आपको रिविजन भी करवाया फुल। ठीक है, तो कमेंट में लिखो बेटा जी आपको ये कैसा लग रहा है, आपको तैयारी कैसे चल रही है। हम कर रहे हैं 90%, तो मैं अपनी तरफ से बेस्ट दूंगा। आपका फर्ज क्या बनता है, आपको मेरे वीडियो को एकदम कान में ईयरबड लगा के सुनना है, पूरा फोकस हटा के सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर, लैपटॉप या तो आप मोबाइल पर पढ़ रहे हो तो पूरा फोकस मोबाइल पे ही रखना है। एक बार मेरे वीडियो को कंप्लीट सुनो, उसके बाद आप उस चैप्टर को पढ़ो और फिर देखो कि क्या मसला है। देखो बेटा मैं वापस बोलूंगा, सिर्फ और सिर्फ मेरे वीडियो सुनने से तैयारी नहीं होगी। आपको लगेगा कि मेरी तैयारी हो चुकी है, लेकिन नहीं, सेल्फ प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। तो आपको क्या करना है, मेरे वीडियो के बाद एक बार फटाफट किताब में से देख जाओ। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको मजा आएगा पढ़ने में, लेकिन पढ़ना तो सेल्फ स्टडी तो करनी पड़ेगी। ठीक है बेटा, और जितना ज्यादा इसको सुनोगे, जितना ज्यादा रिपीट करोगे, उतना उसको सुनने से आधी चीजें तो ऐसी ही लर्न हो जाएगी। फिर किताब में से पढ़ोगे, फिर वो चीजें और भी आपको बोरिंग नहीं लगेगी। चलो, तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो कमेंट में लिखना और अपने दोस्तों के साथ इसको फैला दो कि भाई अगर 90% लाना है, देखो इकोनॉमी का ओसीएम के अंदर, तो इनके ओसीएम है, इकोनॉमिक के वन शॉट देखना चालू कर देते हैं, 90 नंबर पक्के हैं। कौन देगा ऐसी फैसिलिटीज, इतना डिटेल नॉलेज? बेटा मैं दे रहा हूँ। ठीक है, तो चलो मिलते हैं कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। बाय बाय बेटा, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।